हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनाजिया और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट विद्याभ्यास.com पर मिल जाएंगे। एसेट्स एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। जिसे बिजनेस ओन कर रहा है वो हमारी एसेट कहलाती हैं। ये हमारी टैंजिबल भी हो सकती हैं, इनटैंजिबल भी हो सकती हैं। एसेट्स हमारी दो तरीके से होती हैं। पहली हमारी होती है करंट और दूसरी नॉन करंट। नॉन करंट में हमारे पास है टैंजिबल और इनटैंजिबल। नॉन करंट में ही हमारी फिक्स एसेट्स भी आती हैं और फिक्स एसेट्स के अंदर वाला पार्ट जो है हमारा, या जो हम कहें टाइप्स है हमारे, वो टैंजिबल और इनटैंजिबल है। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल सब्सटेंस में है, और इनटैंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स हैं जो फिजिकल सब्सटेंस में नहीं है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड्स हो गए हमारे। तो ये हम सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारे हमारे इनटैंजिबल एसेट्स में आते हैं। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। देखिए, जो प्रमोटर्स का या ओनर्स का होता है अमाउंट बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब हम आउटसाइडर से अमाउंट ले रहे होते हैं तो हम उसे लाइबिलिटीज कहते हैं। और इसका ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेसमैन पर और बिजनेस पर कि उसको पे किया जाए, टाइमली पे किया जाए, या इन फ्यूचर पे किया जाए, या जब उसकी ड्यू डेट हो तब उसको पे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक लोन की बात करते हैं और आपका 5 ईयर्स का बैंक लोन है, तो उसे 5 साल बाद आपको चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर से आप अपने अमाउंट लिया है उनको पे करना है, या आपने परचेज किया है परचेज किया है गुड्स, तो आपको उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। कैपिटल कैपिटल अभी बात करी थी हमने, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर का जो बिजनेस में अमाउंट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और ये ना सिर्फ कैश हो सकता है बल्कि आपकी कोई भी एसेट्स भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, द ओनर इन्वेस्टेड 1 लाख इन कैश टू स्टार्ट द बिजनेस। काफी बार क्या होता है कि 1 लाख कैश के साथ साथ 15,000 रुपये कोई एसेट ही यूज कर ली उन्होंने, फर्नीचर ले लिया या अपना लैंड यूज कर रहे हैं वो, तो ये भी हमारी कैपिटल में ही आएगी। रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू क्या है? हमारा टोटल अमाउंट है जो कोई बिजनेस अर्न कर रहा है रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। देखिए, अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें तो रेवेन्यू अलग होता है, इनकम अलग होता है, लेकिन अभी हम जर्नल की टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रेवेन्यू और इनकम को एक ही बता रही हूं मैं। आप इन फ्यूचर आगे इसका डिफरेंस देखेंगे। रेवेन्यू टोटल अमाउंट अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज 8 में बनी है और आप उसे 10 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो ये पूरे 10 रुपए आपके क्या हैं? रेवेन्यू, आपकी इनकम कहलाई जाएगी। और ये आप कोई गुड सेल करके भी कर सकते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कराकर भी आप इस रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है सेल्स रेवेन्यू, कमीशन रिसीव, रेंट अर्न। अब देखिए, यहाँ तो आपने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करी जिसमें प्रोडक्शन हो रहा हो या कोई चीज बनाई हो आपने। सिंपली आप अपने घर में रहने की उनको सर्विस दे रहे हैं और वो आपको रेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई आप सर्विस प्रोवाइड कराएं या गुड सेल भी करते हैं तो वो आपकी इनकम और रेवेन्यू कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू और टू ऑपरेट एफिशिएंटली। कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, कॉस्ट इनकर्ड यानी कि बिजनेस को चलाने में आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सभी खर्चे आपके एक्सपेंसेस। खर्चे यानी कि आप जो कहीं पर भी कोई भी, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, कैरेज पे करी, इंश्योरेंस दिया, आपने कोई नोटबुक खरीदी, एडवर्टाइजमेंट किया, वो सारे एक्सपेंस ही कहलाते हैं आपके। कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है अच्छे से।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग इस हालत में नहीं है कि आप उसमें रहा जा सके, तो आप उसको रिपेयर करा रहे हैं, तो ये रिपेयर भी आपकी एक्सपेंस कहलाती है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है या कोई एसेट्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी ड्राइंग कहलाई जाती है। नेक्स्ट है डेटर्स। Debtor is the person or entity who owes money to the business because goods and services were sold to them on credit. देखिए, डेटर्स का रिलेशन होता है हमारी सेल्स से। जब भी आप कोई सेल करते हैं और क्रेडिट सेल है, देखिए कैश सेल में तुरंत पैसा मिल जाता है, क्रेडिट सेल है आपकी और अभी आपको पैसा नहीं मिला है, तो जिनसे आपको पैसा नहीं मिला है वो आपके सारे कौन है? डेटर्स है। वो पर्सन भी हो सकते हैं, कोई एंटिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल किया है और उस बिजनेस से पैसे आना भी बाकी है, तो वो बिजनेस आपकी क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। अगर किसी पर्सन को सेल किया और उस पर्सन ने अभी आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपका डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिनसे आपने पैसे लिए होते हैं या कोई आपने सर्विसेज उनसे ली होती है या फिर कोई गुड्स आपने परचेज किया है। परचेज का रिलेशन आपके क्रेडिटर से होता है। आपने गुड्स परचेज किया है किस पर? क्रेडिट पर, और अभी आपको उनका पैसा देना बाकी है, तो वो जिस पर्सन से रिलेट कर रहे हैं या जो एंटिटी है जिससे आपने परचेज किया है वो आपकी क्रेडिटर कहलाती है। देखिए, गुड्स हो या सर्विसेज हो, किसी भी तरीके की आप सर्विस ले रहे हैं तो भी सेम सिनेरियो फॉलो होता है। परचेजेस रेफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स दैट आर मीन फॉर रीसेल। देखिए, एसेट्स और गुड्स, एसेट्स आपके हेल्प करती है बिजनेस को ऑपरेट करने में, इसको भी आप परचेज ही कर रहे हैं, और गुड्स भी आप परचेज कर रहे हैं या मैं कहूं बाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाय हो रहा है वो रीसेल के लिए है, लेकिन एसेट आपकी रीसेल के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन खरीदते हैं तो ये फोन आपकी एसेट्स हैं, लेकिन आप फोन खरीद रहे हैं बेचने के लिए। आपकी फोन की एजेंसी है, या बात करूं कि आपकी शॉप है जहां पर आप फोन खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के और फिर वहां से आप उसको बेचते हैं, तो वो सारे फोन आपके क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे। रेफ्रिजरेटर, आपके लिए अगर पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर है या बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो क्या है? एसेट है। लेकिन यही रेफ्रिजरेटर एजेंसी पर अलग अलग कंपनी के बहुत सारे रेफ्रिजरेटर आपने मंगाए हैं और अब ये रेफ्रिजरेटर आप बेचेंगे, तो यही सेम रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? स्टॉक। स्टॉक कह लीजिए, गुड्स कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, गुड्स परचेज बाय ट्रेडर फॉर सेलिंग। अब ये मैंने आपको दो एग्जांपल भी बता दिए, रेफ्रिजरेटर का और फोन का। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मीन्स आपका जो भी आप गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं। देखिए, बिजनेसेस जो हैं अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया, उससे जो पैसा आ रहा है वो, देखिए प्रोडक्ट जो बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड गुड्स, उससे जो पैसा आ रहा है हम उसे क्या बोल रहे हैं? सेल्स। आपने 8 रुपए की कोई चीज बनाई और 10 में बेच दी, लेकिन यही हम सर्विसेज कैसे सेल कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हुए, एडवोकेट हुए, टीचर्स हुए, तो ये अपनी सर्विसेज देते हैं, इनके पास तो कोई गुड्स नहीं है, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उन सर्विसेज के बदले उन्हें जो पेमेंट मिल रहा है, फीस का ये या कोई भी पेमेंट मिल रहा है, वो सब क्या कहलाता है? उनका सेल्स कहलाता है। और यही सेल्स क्या कहला रही है? रेवेन्यू।
कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा। ये रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन है, यही हमारी सेल्स है। बिजनेस के लिए इनकम उसकी क्या है? सेल्स। अगर एक एडवोकेट है तो उसकी पूरी इनकम क्या डिसाइड हो रही है? उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज के बदले जो फीस ले रहा है, वही उसकी क्या है? सेल्स कहलाई जाएगी या इनकम कहलाई जाती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आपका, क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, देखिए ये मैंने आपको बिजनेस नहीं बोला, मैंने आपको प्रोफेशन बोला है। ये प्रोफेशन है। अगर हम बिजनेस में बात करेंगे, बिजनेस में कोई हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हमारी, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमारी सेल्स कहलाती है। नेक्स्ट है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, गुड्स, मटेरियल। हर जगह बस हम जहां यूज कर रहे हैं वो नाम अलग अलग यूज कर लेते हैं। कॉस्ट में हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसे स्टॉक गुड्स यूज कर रहे हैं। अगर हम उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उसे इन्वेंट्री कह रहे हैं। और ये हमारा स्टॉक गुड्स इन्वेंट्री सब क्या है? अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेल और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ऐसा मटेरियल या ऐसा गुड्स, ऐसा स्टॉक जो अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन के बीच में ही है, या आप अभी इससे अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो ये आपका स्टॉक कहलाया जाएगा। या फिर आपने कोई बाजार से सामान खरीद लिया है बेचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी रिटेल की शॉप है, आपने चिप्स, शैम्पू, बिस्किट्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आपके यहाँ मिल जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपने खरीदी हैं किसके लिए? बेचने के लिए। तो ये सब आपके लिए क्या हो गया? स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, द मटेरियल विच इज अवेलेबल फॉर सेल। आपका पर्सनल फोन इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि ये स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं है, बट ये सब बेचने के लिए है आपकी शॉप पर, तो ये क्या है? आपका स्टॉक और इन्वेंट्री। ये स्टॉक और इन्वेंट्री भी हमारे पास कई तरीके की होती है, जिसमें टाइप्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसे हम सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं, जो कि अभी प्रोडक्शन में ही है, और फिनिश गुड्स जो कि पूरा कंप्लीट है फॉर द सेल। गुड्स आर मटेरियल यूज इनपुट फॉर प्रोडक्शन, इससे आपका अभी प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन यूज फॉर टेक्सटाइल में, ठीक है। अगर हम बात करें मिठाई की शॉप की, तो मिठाई की शॉप पर फ्लावर, शुगर, ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। अभी इससे हमारे जलेबी बनना बाकी है, या हम बात करें हमारा शुगर यूज होगा, शुगर सिरप बनेगा, इसका मावा हुआ, वो सब क्या है? रॉ मटेरियल है। अभी उससे सब चीज प्रोडक्ट बनेंगे सेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं है, मिड प्रोसेस में है, दैट आर पार्शियली कंप्लीटेड, हाफ स्टिच गारमेंट इन द क्लोथिंग फैक्ट्री। आपका शर्ट बनाने का बिजनेस है और शर्ट अभी पूरी नहीं बनी है, अभी उसमें बटन्स लगने बाकी हैं, तो वो शर्ट कैसी है? वर्क इन प्रोग्रेस है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। और वो पूरी शर्ट बनकर तैयार हो गई है, तो वो फिनिश गुड्स है। इसी के साथ साथ हमारे पास दो तरीके का स्टॉक और है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में बचा हुआ माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाया जाता है, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेम अमाउंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है वही नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। नेक्स्ट है वाउचर।
Voucher is a written document that serve as a proof of business transaction. जो भी जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनके हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम ट्रांजैक्शन को वैलिड कैसे प्रूफ करेंगे। और वो वाउचर्स क्या क्या हो सकते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, पे स्लिप और रिसीट्स आपकी। अकाउंट, एन अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन। हमने जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्री करने के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये प्रोसेस हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। लेजर पोस्टिंग में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जहां पर हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट बन जाता है। कैश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट। तो यहां पर हमें पर्टिकुलर पर्सन, आइटम, एक्सपेंस, इनकम, उसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर मैं बात करूं मिस्टर एक्स का अकाउंट देखूंगी तो मिस्टर एक्स के अकाउंट से मुझे पता चल जाएगा कि ये इनको मुझे पैसे देने हैं या इनसे पैसे लेने हैं या इनका पूरा हिसाब हो चुका है। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपको एग्जांपल में बता रखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए ये जो की टर्म्स हैं इनके साथ आपको ध्यान देना है, क्योंकि काफी बार ना ऑप्शनल आंसर जब आता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द बुक ऑफ जर्नल ओरिजिनल एंट्री। तो वहां पर अगर ये पूछा जाए तो ये है, और जर्नल पूछा जाए तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है हमारा। यहां पर हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रांजेक्शन सुबह 10 बजे किया है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10:01 पर किया है, तो ये सबसे पहले 10 बजे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, देन आपका 10:01 का होगा। और यही ट्रांजेक्शन अगर आपका 1 जनवरी को हुआ है तो पहले 1 जनवरी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर आपके 2 जनवरी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर आपके 3 जनवरी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। तो डेट वाइज, टाइम वाइज आपकी रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। जब आपका जर्नल बनकर तैयार हो जाता है तब हम वहां से बनाते हैं लेजर। लेजर हमारा कहलाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री क्यों? क्योंकि जो एंट्री यहां पर हुई है उसी को हम यहां पर पोस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टिंग करना। प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाना। और यहां पर हम अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट ऑफ बिजनेस अभी पढ़ा था हमने कि किसी आइटम का हो सकता है, किसी एक्सपेंस का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है वो अकाउंट। तो जिस जिससे ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सबके अकाउंट बना लिए जाते हैं और एक समराइज्ड फॉर्म क्रिएट कर ली जाती है फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। देखिए जर्नल की हेल्प से लेजर बनता है, लेजर के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनता है। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद्याभ्यास। थैंक यू।